10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 2025ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್. ಇದು ಒಂದು ಕಹಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 2, 3, 4 ವಾಕ್ಯೋं में ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ. 2, 3, 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕಹಾನಿ ಸೆ आपको क्या सीख मिलती है. ಇದರಲ್ಲಿ काश्मीरी सेब द्वारा प्रेमचंद जी का संदेश देते हैं. काश्मीरी सेब पाठ में लेखक पाठों को क्या चेतावनी देते हैं. प्रेमचंद जी ने खरीदारी के बारे में क्या चेतावनी दी है. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ, उत्तर, अगर खरीदारी करने समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है. साथ ही बाज़ार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला है. साथ ही विटामिन और प्रोटीन के बारे में जानकारी मिलती है. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೇಬ್ ಕಿ ಹಾಲತ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಲಿಖಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, उत्तर, पहला सेब सड़ा हुआ था, दूसरा सेब आधा सड़ा था, तीसरा सेब एक तरफ दबकर बिल्कुल चिपक गया था, चौथा सेब यूँ तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसे अक्सर बेरों में होता है. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, प्रेमचंद के अनुसार सेब का क्या महत्व है. उत्तर, रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत न रहेगी. सेब केवल स्वाद की चीज़ नहीं, उसमें गुण भी है. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಠ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. पाठ 2, गिल्लू रेखाचित्र. प्रश्न 4, गिल्लू महादेवी वर्मा को कैसे चौंकाता था. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था. वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था. गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ, फूलदान के फूलों में कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिपकर महादेवी वर्मा को चौंकाता था. नेक्स्ट, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पैद पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता था. लेखिका की थाली के पास बैठकर बड़ी सफाई से खाना खाता था. जब लेखिका लिखने बैठती तब लिफाफे के भीतर बैठकर उनका कार्यकलाप देख करता था. प्रश्न 5, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए. गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए. महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी के बच्चे की जान कैसे बचाई. गिल्लू के प्रति लेखिका अपना प्रेम कैसे प्रकट करते हैं बताइए. उत्तर ನೋಡೋದಾದರೆ, महादेवी वर्मा जी घायल गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाते हैं. रुई से रक्त पहुँचते हैं. गाँवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाते हैं. प्यार से गिल्लू कहकर बुलाते हैं. छोटे जीव गिल्लू को घर में पले कुत्ते बिल्लू से बचाते हैं. फूल रखने की एक हल्की डलिया में घर बनाते हैं. खाने के लिए काजू और बिस्कुट देते हैं.
गिल्लू के अंतिम दिन हीटर जलाकर उष्णता देते हैं। 6 प्रश्न है, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिल्लू के दो ಗಿಲ್ಲು के दुख अंत के बारे में लिखिए ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंत गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ गिल्लू चिरनिद्रा में सो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, गिल्लू हमेशा लेखिका के समीप रहना पसंद करता था। लेखिका की गैर हाजिरी में बहुत उदास रहता था। तब काजू भी कम खाता था। उनकी अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनको सिर और बालों को हौले सहलाता था। ಪಾಠ ಮೂರನೇ ಪಾಠ ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಆತ್ಮಕಥೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8 ನೋಡೋದಾದರೆ, नमाज के बारे में ज़ैनुल आबदीन क्या कहते थे। ज़ैनुल आबदीन नमाज के प्रासंगिकता के बारे में क्या कहते थे। उत्तर, नमाज पढ़ने से शरीर इतर ब्रह्मांड का एक भाग बन जाता है, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। ज़ैनुल आबदीन का परिचय दीजिए। उत्तर, ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम के पिता थे। अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन बुद्धिमान थे। धनी व्यक्ति नहीं थे, पर उदार स्वभाव के थे। आडंबरहीन व्यक्ति थे। अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। नौकाएँ बनाने का काम करते थे। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के अभिन्न मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 10, कलाम जी को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया। जलालुद्दीन कलाम के किन विषय के बारे में बताते थे। कलाम के व्यक्तित्व निर्माण में जलालुद्दीन का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जलालुद्दीन कलाम के अंतरंग मित्र बन गए थे। कलाम को आज़ाद कहकर पुकारते थे। जलालुद्दीन हमेशा कलाम के शिक्षित लोगों के बारे में बताते थे। वे वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। ज्ञान संबंधी इन जानकारियों से कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। पूरे इलाकों में सिर्फ जलालुद्दीन ही अंग्रेज़ी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन को बाहरी दुनिया का बड़ा ज्ञान था। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 11, 11ನೇ प्रश्न, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, कैसे। उत्तर, अब्दुल कलाम के पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे। उनके पिता अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, परंतु घर पर सभी आवश्यक चीज़ों सुलभता से और समुचित मात्रा में प्राप्त होती थी। इसलिए उनका बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीता। ಇನ್ನು 4ನೇ ಪಾಠ, बसंत की सच्चाई ನೋಡೋದಾದರೆ, एकांकी बसंत के स्वाभिमान और ईमानदारी का परिचय दीजिए। बसंत ईमानदार लड़का है, कैसे, बताइए।
बसंत के उत्तम गुणों का वर्णन कीजिए। बसंत राजकिशोर से पैसे लेने से क्यों इनकार करते हैं? बसंत की सच्चाई एकांकी में स्वाभिमानी बसंत की ईमानदारी कैसे व्यक्त हुई है? उत्तर, बसंत मेहनती, स्वाभिमानी और ईमानदारी लड़का है। वह मेहनत से पैसा कमाना चाहता है, इसलिए राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार करता है। घायल होने पर भी पंडित राजकिशोर के पैसे अपने भाई के साथ भिजवाता है। पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। पंडित राजकिशोर मानवता के सच्चे मूर्ति थे, कैसे? बताइए। पंडित राजकिशोर के परोपकारी गुण का परिचय दीजिए। मानवता के साकार मूर्ति पंडित राजकिशोर जी का परिचय दीजिए। राजकिशोर के दया गुण और सेवा भाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, किशनगंज में रहते थे। गरीब और मजदूरों की प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे। बसंत की सहायता करने के लिए एक छलनी खरीदते हैं। मोटर दुर्घटना में घायल बसंत का इलाज करवाते हैं। उसे अस्पताल ले जाने का प्रबंध भी करते हैं। परोपकारी गुण के व्यक्ति थे। इस तरह पंडित राजकिशोर मानवता के साकार मूर्ति लगते हैं। नेक्स्ट लेसन, इंटरनेट क्रांति। ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस से क्या लाभ है? पारदर्शी प्रशासन कैसे संभव है? उत्तर, सरकार के भी कामकाज की विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बन सकती है। 15th क्वेश्चन, 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, सोशल नेटवर्किंग साइटों के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, इस कथन का समर्थन कीजिए। उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, दैट मीन्स ट्विटर, लिंक्डइन आदि इसके साइट्स है। देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषण, खाना पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का परिचय होता है। शीघ्रातिशीघ्र इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। प्रश्न 16, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, कैसे स्पष्ट कीजिए? इंटरनेट के कारण संचार का सूचना क्षेत्र में एक नई क्रांति आती है, कैसे स्पष्ट कीजिए? समाज के किन किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गई है। पुस्तकालय की पुस्तकों को जिसे चाहे भेज सकते हैं। इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। 17th क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। उत्तर, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 या 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं।
एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट कैसे मदद मिलते हैं? इंटरनेट से क्या क्या मदद मिलते हैं? इंटरनेट के द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इसके द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर जाने जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। इससे दुकान जाने पर लाइन में घंटे खड़े रहने के समय बच जाता है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಇನಾಮದಾರೊಂಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಇದೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾ ಪಾಠ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಮಾನ್ದಾರಿಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 19, ईमानदारी के सम्मेलन में हरिशंकर परसाई जी को क्यों आमंत्रित किया गया? परसाई जी को सम्मेलन में क्यों बुलाया गया था? आयोजकों ने परसाई जी को निमंत्रण क्यों दिया? उत्तर, परसाई जी देश के प्रसिद्ध इनामदारी व्यक्ति थे। उन्हें इनामदारों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। उनके आगमन से उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। प्रश्न संख्या 20, ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ में मुख्य अतिथि की बेईमानी कैसे व्यक्त हुई है? उत्तर, लेखक दूसरों दर्ज में सफ़र करने पहले दर्ज का किराया लेना चाहते थे। स्वागत में मिले फूल मालाएं बेचकर ऐसे बचाना चाहते थे। सम्मेलन में उनकी चप्पलें गायब हुई तो उन्होंने दूसरों की चप्पलें पहन ली। 21 प्रश्न, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदारी डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? चप्पलों की चोरी से बचने के लिए ईमानदारी डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतरती चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतरिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह छोड़ी गई तो कोई भी पहन लेगा। 22, क्वेश्चन नंबर 22 ನೋಡೋದಾದರೆ परसाई जी ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों किया? सम्मेलन में आकर परसाई जी की चप्पल, धूप का चश्मा, कंबल, बिस्तर की चादर और नाला तक चोरी हुई। इससे तंग आकर परसाई जी ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। ಮುಂದಿನ ಪಾಠ दुनिया में पहला मकान। लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? उत्तर, लालिम और किंचा लालीदाम के मन से मकान बनाने की इच्छा हुई। मकान बनाना नहीं जानते थे। मकान बनाने के बारे में पशु पक्षियों से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। मछली ने दोस्तों के प्रश्न का क्या जवाब दिया? उत्तर, आप लोग ज़रा मेरी पीठ की पट्टियाँ ध्यान से देखकर फिर एंडों से बहुत सी पत्तियों को तोड़ लेना। इन पत्तियों को चपर पर उसी तरह जमा देना जैसी मेरी पीठ पर पट्टियाँ है। ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ರೋಬೋಟ್ ಕಹಾನಿ। ರೋಬೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। सक्सेना परिवार को रोबोलिन क्यों पसंद था? धीरज सक्सेना बुद्धिमान रोबोट क्यों चाहते थे? सक्सेना परिवार को रोबोनिल बहुत ही भा गया था। कैसे? सक्सेना परिवार में रोबोनिल क्या क्या काम करता था? उत्तर, सक्सेना परिवार में रोबोनिल सुबह का नाश्ता करता था, मेहमानों का स्वागत करता था, छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनता था, बच्चों के होमवर्क करने में मदद करता था, वर्ड प्रोसेसर पर सक्सेना जी का काम संभालता था। सक्सेना परिवार के
पालतू कुत्ते शेरों को घुमाने का काम भी करता था। रोबोनिल साधोराम के बारे में क्यों चिंतित था? उत्तर, धीरज सक्सेना साधोराम की छुट्टी करने वाले थे। रोबोनिल के कारण ही साधोराम की नौकरी को आंच आ गई थी। यह रोबोनिल को किसी सूरत में मंजूर नहीं था। ಮುಂದಿನ ಪಾಠ महिला की साहसिकता। बिचेंद्र पाल का बचपन कैसे बीता? बिचेंद्र की परिवार का परिचय दीजिए। बिचेंद्र का जन्म साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता का नाम अहमसा देई नेगी और पिता का नाम किशनपाल सिंह था। वे माता पिता के 5 संतानों में तीसरी संतान थी। बिचेंद्र को बचपन में रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। उन्होंने संस्कृत में MA तथा B.Ed तक की शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न संख्या 28, महिला की साहसिकता पाठ से क्या सीख मिलते हैं? महिला की साहसिकता पाठ से क्या संदेश मिलता है? उत्तर, साहस गुण अथक परिश्रम, मुसीबतों का सम्मानकर्ता इत्यादि आदर्श गुण सीखते हैं। महिलाएं भी साहस में पुरुषों से कम नहीं है। मेहनत का फल अच्छा होता है। इस अतिशय एवरेस्ट की चोटी पहुंचकर बचेंद्र ने क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्र ने बर्फ और अपने माथे को लगाया। सागरमती का ताज का चुंबन किया। अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। उसे लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके उसे बर्फ में दबा दिया। क्वेश्चन नंबर 13, मौत ने प्रश्न, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री के अनुभवों का विवरण दीजिए। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। ऊंचाई पर तेज हवा के झोंकों और बुरे बुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी। ढलना एकदम सीधी नीचे चली गई है, जिससे सांस एकदम रुक सी गई थी। उन्हें लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 को दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। कर्नाटक संपदा। कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है, कैसे बताइए? कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा का निर्माण कीजिए तो वर्णन कीजिए। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। कर्नाटक के पश्चिम दिशा में अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिम घाट कहते हैं। कर्नाटक के पश्चिम घाटों के कुछ भाग को सह्याद्री कहलाते हैं। कर्नाटक की दक्षिण दिशा में
नीलगिरी पर्वतावलियाँ शोभायमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति के लिए कर्नाटक के साहित्यकारों को देन अपार है, कैसे? वचनकार बसवण्णा, अक्कमहादेवी, अल्लमप्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपनी अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत है। पंपा, रन्ना, पोन्ना, राघवांका आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, द.रा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्टर वेंकटेश अयंगार, वी.क. गोकाक, यू.आर. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कारों से अलंकृत है। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। क्वेश्चन नंबर 33, कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला अनोखी है, स्पष्ट कीजिए। कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कर्नाटक के बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर हळेबीಡು, सोमनाथपुर के मंदिर में पत्थर की मूर्तियाँ सजीव लगती है। श्रवणबेलगोल में गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। विजयपुर के विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव की प्रतीक है। मैसूर का सेंट फिलोमिना चर्च और जगनमोहन राजमहल अत्यंत आकर्षणीय है। बेंगलुरु की प्रसिद्ध बहुत संस्थाएं कौन कौन सी है? बेंगलुरु विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है, वर्णन कीजिए। बेंगलुरु शिक्षा और बड़े बड़े उद्योग धंधों का केंद्र है। यहाँ देश विदेशों के लोग आकर बस गए हैं। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BEL, BHEL जैसे बहुत संस्थानें हैं। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। बेंगलुरु सिटी को एक और दूसरा नाम है, वो सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸುಮಾರು ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಓದೋದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭವಾಗಲಿ.